यार आज के इस हसल कल्चर में और हर चीज को सिर्फ एक लेन देन की नजर से देखने वाली इस आधुनिक दुनिया में ये विचार बहुत ही अजीब लगता है ना कि कोई अपना कीमती समय किसी को दे दे। बिल्कुल, मतलब बिना किसी स्वार्थ के अपना जीवन भर का अनुभव किसी और को सौंप देना। आज की दुनिया में तो ये अकल्पनीय सा लगता है। एग्जैक्टली आज की जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनमें हर चीज का एक गणितीय मूल्य तय होता है। एक सीधा सा नियम काम करता है, कुछ मूल्य चुकाया और बदले में कोई सेवा या सामान हासिल कर लिया। हाँ, भावनाओं और सहानुभूति को तो अक्सर इस बाजार से बाहर ही रखा जाता है। सही बात है, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में या कहें इस डीप डाइव में हम एक ऐसे वैचारिक मॉडल को डिकोड करने वाले हैं जो इस पूरे गणित को ही पलट कर रख देता है। अरे वाह! तो आज हम किस स्रोत पे चर्चा कर रहे हैं? आज का हमारा विषय है शक्ति सेवा की नोट्स और उसका पूरा इकोसिस्टम। और इस चर्चा का जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को सशक्त करने का एक बहुत ही साधारण सा विचार एक क्रांतिकारी मूवमेंट का रूप ले रहा है, जहां सहयोग ही सबसे बड़ी मुद्रा बन गया है। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और मैं कहूंगी कि ये विषय आज के समय में इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी की तो कोई कमी ही नहीं है। हाँ, इंटरनेट पर तो दुनिया भर का डेटा मौजूद है। एकदम सही। फिर भी लोग अपने करियर और जीवन में सबसे ज्यादा दिशाहीन और भ्रमित महसूस कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इस दौर में असल समस्या डेटा की कमी नहीं है। तो फिर क्या है? समस्या है उस डेटा को विजडम या ज्ञान में बदलने वाले सही मार्गदर्शन की कमी। शक्ति सेवा का जो ढांचा है वो महज ज्ञान बांटने तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उस ज्ञान को एक मानवीय और व्यावहारिक सपोर्ट सिस्टम के जरिए सही व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब डेटा और विजडम के बीच का जो फासला है वो केवल एक इंसान ही भर सकता है ना? बिल्कुल, 100% सच। अगर हम शक्ति सेवा के मुख्य विजन और मिशन के बिल्कुल मूल में जाएं, तो दस्तावेज स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देता है कि ये केवल एक वेबसाइट, प्लेटफॉर्म या कोई आम कम्युनिटी फोरम नहीं है। तो ये है क्या असल में? ये एक मूवमेंट है, एक ऐसी वैचारिक क्रांति है जहां एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास हो रहा है जिसमें हर किसी को सही मार्गदर्शन और अवसर मिल सके। बहुत ही दिलचस्प। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इस पूरे इकोसिस्टम को सिर्फ 2 ही मुख्य स्तंभों पर खड़ा किया गया है। सिर्फ 2? हाँ, सिर्फ 2। एक तरफ है सीखने वाले जिन्हें हम सीकर्स कहेंगे, और दूसरी तरफ है देने वाले यानी गिवर्स। इसमें कोई बिचौलिया है ही नहीं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये जो 2 स्तंभों वाला ढांचा है ना, ये पारंपरिक अर्थशास्त्र और बाजार के नियमों को पूरी तरह से नकार देता है। वो कैसे? इसे समझने के लिए अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण लें, जैसे कि लिनक्स, तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। अरे हाँ, लिनक्स का मॉडल। ओपन सोर्स की दुनिया में क्या होता है? एक डेवलपर बिना किसी आर्थिक लाभ के अपना कोड लिखता है और उसे सार्वजनिक कर देता है। राइट। फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसमें सुधार करता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया के लिए एक शानदार, मुफ्त और बेहद सुरक्षित प्रणाली तैयार हो जाती है। क्या बात है! और वो अपना कोड खोता भी नहीं है? बिल्कुल नहीं खोता, बल्कि वैश्विक स्तर पर उसकी विशेषज्ञता और प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ जाती है। शक्ति सेवा के भीतर ज्ञान, अनुभव और समय का बिल्कुल यही ओपन सोर्स मॉडल इंसानों और समाज पर लागू किया जा रहा है। ये ओपन सोर्स वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक बैठती है यार। मतलब हम एक ऐसे समाज या बाजार की बात कर रहे हैं जहां ज्ञान साझा करने से कोई दिवालिया नहीं होता। एकदम सही। बल्कि हर बार ज्ञान साझा करने पर पूरी कम्युनिटी की कुल संपत्ति बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा व्यावहारिक धरातल पर आएं और इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें, तो मेरे मन में एक सवाल जरूर उठता है। पूछिए। एक ऐसी दुनिया में जहां समय की इतनी कमी है और हर कोई अपनी रेस दौड़ने में व्यस्त है, कोई व्यक्ति इस इकोसिस्टम का हिस्सा क्यों बनेगा? विशेष रूप से वो व्यक्ति जिसे मदद की जरूरत है। उस सवाल का जवाब हमें उस पहले स्तंभ की गहराई में जाने पर मिलता है, यानी सीकर्स की मानसिकता में। ओके। हमारे समाज में स्कूलों से लेकर कॉर्पोरेट दफ्तरों तक बचपन से ही एक अजीब सी धारणा दिमाग में बिठा दी जाती है। कैसी धारणा? यही कि अगर किसी को कुछ नहीं आता या अगर कोई मदद मांग रहा है तो ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। उफ, ये तो है। लोग इस डर से सवाल ही नहीं पूछते कि कहीं उन्हें अज्ञानी या कमजोर ना मान लिया जाए।
वे अपनी उलझन को छिपाने में अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। सच में ये तो हर जगह देखने को मिलता है। मुझे सब पता है वाली एक झूठी छवि बनाए रखना आज के समय का एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव बन गया है। बिल्कुल। लेकिन जो स्रोत दस्तावेज है वो इस बात पर बहुत जोर देता है कि इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ा जाए। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि सीकर होना कोई कमजोरी नहीं है, तो क्या है? बल्कि ये तो ग्रोथ की दिशा में उठाया गया सबसे पहला और सबसे साहसिक कदम है। क्या बात है! जब तक कोई व्यक्ति अपनी अज्ञानता को खुले तौर पर स्वीकार नहीं करता और ये नहीं मानता कि उसे एक नए नजरिए की जरूरत है, तब तक उसके भीतर स्पष्टता आने का सफर शुरू ही नहीं हो सकता। और जब वो व्यक्ति अपनी भेद्यता या कहे वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करके आगे बढ़ता है, तो उसका जो रूपांतरण होता है वो महज एक दो नई स्किल्स सीख लेने तक सीमित नहीं रहता। तो और क्या बदलाव आते हैं? नोट्स में इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का जो जिक्र है वो असल में सोशल कैपिटल या सामाजिक पूंजी में होने वाला एक भारी बदलाव है। सोशल कैपिटल थोड़ा और समझाइए। देखो, पहले की स्थिति में एक सीकर दिशाहीन होता है। वो ढेरों विकल्पों के बीच एक तरह के पैरालाइसिस बाय एनालिसिस का शिकार होता है, जहां बहुत अधिक सोचने के कारण कोई भी कदम उठाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनता है तो उसे सिर्फ किताबी सलाह नहीं मिलती, वो एक ऐसे जीवंत नेटवर्क से जुड़ जाता है जो उसे असल जिंदगी की समस्याओं के व्यवहारिक और परखे हुए समाधान देता है। अरे वाह! ये किसी पारंपरिक कॉर्पोरेट सीढ़ी को धीरे धीरे चढ़ने जैसा नहीं है, बल्कि ये सीधे उन लोगों के अनुभवों से सीखने का मौका है जो उस रास्ते से पहले ही गुजर चुके हैं। मतलब अगर हम इसे समेटें तो जो फायदे पुरानी व्यवस्था में अलग अलग जगहों से बड़ी मुश्किल से जुटाने पड़ते थे, जैसे कि नई स्किल सीखने के अवसर, अनुभवी लोगों से रियल लाइफ मेंटरशिप, एक सकारात्मक कम्युनिटी का सपोर्ट, और नेटवर्किंग। एग्जैक्टली, नेटवर्किंग और सहयोग के मौके, और अंत में आत्मविश्वास और एकदम क्लियर स्पष्टता, वो सब इस एक ही इकोसिस्टम में उस सीकर को स्वाभाविक रूप से मिल जाते हैं। बिल्कुल। इस मजबूत सपोर्ट सिस्टम के कारण ही वो पुरानी उलझन और घबराहट एक बेहद स्पष्ट मानसिकता में बदल जाती है। लेकिन यहां मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा। हाँ, बताइए। मैं थोड़ा शैतान के वकील की भूमिका निभा रहा हूं यहाँ। कोई बात नहीं, पूछिए। अगर एक सीकर लगातार मार्गदर्शन ले रहा है, उसे हर मुश्किल मोड़ पर कम्युनिटी का सपोर्ट मिल रहा है और अनुभवी लोग उसकी समस्याएं सुलझा रहे हैं, तो क्या ये केवल लेने की प्रक्रिया उस व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने से नहीं रोकेगी? आप कह रहे हैं कि वो निर्भर हो जाएगा? हाँ, मतलब क्या वो लगातार सपोर्ट से मानसिक रूप से कमजोर और दूसरों पर आश्रित नहीं बन जाएगा? क्या वो कभी सच में आत्मनिर्भर हो पाएगा? ये एक बहुत ही जायज और गहरा सवाल है। बाहरी नजरिए से देखने पर ये सच में किसी को निर्भर बनाने वाली प्रक्रिया लग सकती है। राइट। लेकिन इस मॉडल में मेंटरशिप का जो अर्थ है वो स्कूल की तरह स्पून फीडिंग या पके पकाए जवाब देना नहीं है। यह सपोर्ट सिस्टम का उद्देश्य किसी को बैसाखी थमाना नहीं है। तो फिर मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य उस सीकर के भीतर निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग को सशक्त बनाना है। ओहो, डिसीजन मेकिंग। हाँ, जब एक अनुभवी गिवर किसी सीकर का मार्गदर्शन करता है तो वो उसे ये नहीं बताता कि क्या सोचना है, बल्कि वो उसे कैसे सोचना है इसका तरीका सिखाता है। मतलब वो सोचने का फ्रेमवर्क देते हैं। एग्जैक्टली। वो उसे सही सवाल पूछना और विकल्पों का विश्लेषण करना सिखाता है। और जब किसी व्यक्ति के भीतर ये स्पष्टता आ जाती है तो वो आश्रित नहीं होता, बल्कि वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो न केवल अपने जीवन के फैसले खुद ले सके, बल्कि आगे चलकर दूसरों का मार्गदर्शन भी कर सके। असल सशक्तिकरण निर्भरता को खत्म करने में ही है। क्या बात है! ये नजरिया वाकई में बहुत शानदार है कि असली आजादी अपने फैसले खुद लेने में है। बिल्कुल। और ये इकोसिस्टम उसी क्षमता को निखारने का काम करता है। तो अगर सीकर्स अपनी उलझन से निकलकर फैसले लेने में इस हद तक सक्षम और आजाद हो रहे हैं, तो ये सब मुमकिन कौन बना रहा है? जाहिर है, गिवर्स। हाँ, जाहिर है कि इस पूरे इंजन का ईंधन वे गिवर्स हैं जो अपना ज्ञान और अनुभव साझा कर रहे हैं। अब चर्चा को उस दिशा में ले चलते हैं। चलिए। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। गिवर वो है जो बिना किसी लालच के अपना समय, मार्गदर्शन और अनुभव इस कम्युनिटी को देता है। लेकिन यार, यहाँ मुझे एक बार फिर से शैतान के वकील की भूमिका निभानी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान की अपनी कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, करियर की चुनौतियां हैं और जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में कोई अपना मेहनत से कमाया हुआ अनुभव किसी अनजान व्यक्ति को मुफ्त में क्यों देगा? सही बात है, समय तो सबका कीमती है। माना कि इससे एक गहरी आंतरिक संतुष्टि या इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है,
लेकिन केवल आंतरिक शांति से तो करियर आगे नहीं बढ़ता ना, हम्म और न ही घर का खर्च चलता है। हम्म तो इस मॉडल में गिवर्स के लिए वो कौन सा व्यवहारिक फायदा है जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है? ये आपत्ति बहुत ही तार्किक है। अगर हम सिर्फ सतह पर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि गिवर सिर्फ अपना समय और ऊर्जा लुटा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन मनोविज्ञान और सामाजिक गतिशीलता के नजरिए से गहराई में जाने पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? ये सच है कि एक सच्चा गिवर शुरुआत में निस्वार्थ भाव से बिना किसी छिपे हुए एजेंडे के मदद करने आता है, लेकिन जब वो लगातार दूसरों की समस्याओं को सुलझाता है, उन्हें सशक्त करता है, तो वो अनजाने में ही एक बहुत ही मजबूत पर्सनल ब्रांड तैयार कर रहा होता है। अरे हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग। हाँ, आज के समय में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम द्वारा तैयार किया गया कंटेंट हर जगह भरा पड़ा है, एक प्रामाणिक और मानवीय अनुभव सबसे दुर्लभ चीज बन गया है। ये तो आपने बहुत गहरी बात कह दी। जब कोई व्यक्ति समाज में एक विश्वसनीय मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, तो इंडस्ट्री में उसकी प्रतिष्ठा और साख किसी भी मार्केटिंग अभियान से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है। मतलब वो बिना किसी पीआर एजेंसी या ढिंडोरा पीटे समाज में अपनी एक विशेषज्ञ और लीडर के रूप में पहचान स्थापित कर लेता है। एग्जैक्टली। और उस सम्मान के साथ साथ वो समान सोच वाले ऊर्जावान लोगों के एक बेहद मजबूत नेटवर्क का केंद्र भी बन जाता है। बिल्कुल। साथ ही उसे जीवन का एक गहरा उद्देश्य भी मिल जाता है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया से नेतृत्व या लीडरशिप की एक बिल्कुल नई परिभाषा उभर कर सामने आती है। वो कैसे? पारंपरिक दुनिया में और कॉर्पोरेट ढांचे में हम नेतृत्व को एक पद या सत्ता की तरह देखते हैं, है ना? हाँ, बॉस वाला सिस्टम, जिसे या तो दूसरों को पछाड़कर छीना जाता है या फिर मैनेजमेंट से अधिकार के रूप में मांगा जाता है। लेकिन शक्ति सेवा का ये मॉडल साबित करता है कि सच्चा नेतृत्व कभी छीना या मांगा नहीं जा सकता। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लगातार दूसरों को आगे बढ़ाता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान करते हैं और उसे अपना लीडर मान लेते हैं। बहुत खूब। अधिकार मांगकर हासिल की गई लीडरशिप हमेशा खतरे में रहती है, लेकिन लोगों को सशक्त करके कमाई गई लीडरशिप एक ऐसा गहरा जीवन का उद्देश्य बन जाती है जो कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसा विरोधाभास है जहां निस्वार्थ सेवा अंततः व्यक्ति को सबसे बड़े लाभ और सम्मान तक पहुंचाती है। बिल्कुल। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या समाज में सच्चा नेतृत्व केवल कुछ देकर ही कमाया जा सकता है? ये बहुत ही गहरी बात है कि अधिकार मांगकर कोई लीडर नहीं बनता, बल्कि बांटने और सशक्त करने से लीडरशिप अपने आप व्यक्ति के पास आ जाती है। असली पावर किसी को दबाने में नहीं, बल्कि उसे उठाने में है। एकदम सही कहा आपने। अब जब हम गिवर्स और सीकर्स दोनों के मनोविज्ञान और उनकी प्रेरणाओं को समझ चुके हैं, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो ये पूरा चक्र जमीन पर काम कैसे करता है। हाँ, स्रोत दस्तावेज इसे एक निरंतर चलने वाले गिव एंड ग्रो चक्र के रूप में परिभाषित करता है। गिव एंड ग्रो मतलब गिवर्स अपना ज्ञान देते हैं, सीकर्स उस ज्ञान से अपना विकास करते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया यहाँ आकर रुकती नहीं है। तो आगे क्या होता है? जो सीकर आज मार्गदर्शन लेकर सक्षम बन रहा है, वो कल इतना सशक्त हो जाता है कि खुद एक गिवर की भूमिका निभा सके। अरे वाह, मतलब वो भी गिवर बन जाता है। और यही वो बिंदु है जहां शक्ति सेवा एक साधारण कम्युनिटी फोरम से आगे बढ़कर एक स्वचालित आंदोलन में बदल जाती है। बिल्कुल। ये चक्र एक तरह के सोशल कंपाउंडिंग या सामाजिक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है। सोशल कंपाउंडिंग, बेहतरीन शब्द है ये। जो ज्ञान आज साझा किया गया वो कल दोगुना होकर वापस आता है और समाज में एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर देता है जो लगातार चलती रहती है। लेकिन यार, यहाँ एक पहलू जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा नोट्स में, वो है इस इकोसिस्टम की विविधता या इसके डेमोग्राफिक्स। हाँ, वो तो सच में कमाल है। अक्सर हम देखते हैं कि हर पेशे और हर वर्ग ने अपनी एक अलग दुनिया या एक इको चैम्बर बना लिया है। बिजनेस करने वाले सिर्फ दूसरे व्यापारियों के साथ बैठते हैं और टेक फील्ड वाले सिर्फ टेक वालों के साथ। एकदम। लेकिन इस कम्युनिटी में जो विविधता है उसकी कल्पना करना भी आम दुनिया में थोड़ा मुश्किल लगता है। जरा सोचिए, एक 19 साल का लड़का जिसने अभी अभी स्कूल या कॉलेज छोड़ा है और एक सीईओ जो 100 करोड़ का बिजनेस चला रहा है, दोनों एक ही वैचारिक मंच पर मौजूद हैं। बिल्कुल। इसी तरह वो स्टार्टअप्स जो अपने पहले क्लाइंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वो सफल उद्यमी जो बाजार के दिग्गज हैं, वे सब बिना किसी पदानुक्रम के एक साथ अनुभव साझा कर रहे हैं। और सिर्फ करियर ही नहीं, हाँ,
यहाँ तक कि वो लोग जो सिर्फ बेहतर स्वास्थ्य और मोटिवेशन चाहते हैं, वे भी इसी जगह पर मार्गदर्शन पा रहे हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये विविधता ही इस पूरे आंदोलन की असली और सबसे बड़ी ताकत है। वो कैसे? जब अलग-अलग पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ आते हैं तो ज्ञान की जो गहराई पैदा होती है वो किसी भी एक वर्ग के इको चेंबर में कभी नहीं मिल सकती। सही बात है। जब वो 100 करोड़ की कंपनी चलाने वाला सीईओ उस युवा कॉलेज ड्रॉप आउट से बात करता है तो वो केवल उसे बिजनेस का ज्ञान नहीं दे रहा होता है। तो और क्या हो रहा होता है वहां? बदले में उस सीईओ को उस युवा पीढ़ी का ताज़ा अनफिल्टर्ड नजरिया और जमीनी हकीकत का पता चलता है जो शायद उसके कॉर्पोरेट बोर्ड रूम की बैठकों में उसे कभी नहीं मिलता। दोनों ही पक्षों के लिए मूल्य का आदान प्रदान समान रूप से होता है। यार, ये उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि इस विविधता के कारण ही सहयोग, निस्वार्थ सेवा, निरंतर विकास, सशक्तिकरण और समाज के लिए योगदान जैसी विशेषताएं केवल किताबी शब्द नहीं रह जाती। बिल्कुल, वो एक जीती जागती हकीकत बन जाती हैं। जब एक संघर्ष कर रहा व्यक्ति किसी सफल व्यक्ति के सीधे संपर्क में आता है और बिना किसी झिझक के अपनी बात रखता है तो विकास के बीच आने वाली सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। ज्ञान किसी एक वर्ग की जागीर नहीं रह जाता। यही इस पूरे दर्शन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सार है। ये मॉडल हमें ये एहसास दिलाता है कि असली सशक्तिकरण कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सरकारें, नीतियां या कोई बड़ी संस्था हमें किसी अनुदान के रूप में दे सकती है। तो सशक्तिकरण क्या है? सशक्तिकरण वो असीमित ऊर्जा है जो हम इंसान ही एक दूसरे के भीतर पैदा कर सकते हैं अगर हम सही नियत के साथ एक दूसरे से जुड़ें। क्या बात है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सिर्फ एक वैचारिक चर्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हम सभी के लिए खुला आमंत्रण है। ये एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन है जो हमें अपनी झिझक छोड़कर आज ही इस चक्र का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है। हाँ। अगर जीवन में कोई उलझन है, दिशा की जरूरत है या कोई नई शुरुआत करनी है तो बेझिझक एक सीकर की भूमिका अपनाई जा सकती है। सीखना है तो सीकर बने, अपनी वल्नरेबिलिटी को ताकत में बदलें। एग्जैक्टली। और अगर जीवन के सफर ने कुछ कड़े सबक सिखाए हैं, कोई ऐसा अनुभव दिया है जो किसी और के अंधेरे रास्ते को रोशन कर सकता है, तो एक गिवर बनने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। देना है तो गिवर बने। बिल्कुल। क्योंकि जब ज्ञान और निस्वार्थ सेवा का ये संगम होता है तभी इस इकोसिस्टम का वो मुख्य संदेश जमीन पर सच साबित होता है। टुगेदर वी बिकम लिमिटलेस, यानी एक साथ आकर हम वाकई असीमित हो जाते हैं। ये विचार अपने आप में असीम संभावनाएं समेटे हुए हैं और इस चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही रोचक और शायद थोड़ा उकसाने वाला परिदृश्य विचार करने लायक है। हाँ, बताइए ना। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे हमारी पूरी दुनिया एक लेन देन की मशीन की तरह काम करती है। आज की हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और कॉरपोरेट जगत पूरी तरह से इसी मशीन पर टिके हैं, जहां सारा जोर ग्रेड्स और डिग्रियों पर है। हाँ, और एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलने की गला काट प्रतिस्पर्धा पर है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था इसी गिव ग्रो के निस्वार्थ चक्कर पर आधारित हो जाए, जहां समाज का हर अनुभवी व्यक्ति बिना किसी असुरक्षा या स्वार्थ के अपना ज्ञान बांटे और हर नया व्यक्ति बिना किसी डर के मदद मांगे, तो क्या भविष्य में हमें इन कागजी डिग्रियों या इस ट्रांजैक्शन वाली व्यवस्था की कोई जरूरत पड़ेगी? यार, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ज्ञान और एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से सशक्त करने की ये क्षमता ही समाज में किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी और एकमात्र योग्यता बन जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस लेन देन वाली दुनिया के नियमों पर दोबारा गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है।